दोस्तों सब कैसे हो। आई हो सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और जो भी इनसे हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट निकलेंगे, मान लो कि एक तरह का हम इन क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करेंगे और जो भी इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। अगर आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो क्या होगा कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आगामी परीक्षाओं में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर लोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको पता ही है कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आप अपना प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छे दमदार क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि पैंथा ताल कहाँ पर स्थित है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं कि पैंथा ताल कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में हमारा पैंथा ताल स्थित है। तो मैं आपको तीन तालों के नाम बताता हूँ जो कि आपके रुद्रप्रयाग में। एक तो हो जाएगा जगताल। अगर आपसे पूछा जाता है कि जगताल कहाँ है तो जगताल भी हमारा रुद्रप्रयाग में दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिदरी ताल कहाँ है तो दिदरी ताल भी हमारा रुद्रप्रयाग में दे रखा है। तो आपको तीन तालों के नाम याद रखने, जगताल हो जाएगा, दिदरी ताल होगा, पैंथा ताल कहाँ है ये हम रुद्रप्रयाग में दे रखे हैं। तो अगर जो ऑप्शन दे रखा है चमोली, तो चमोली में सबको पता है कि बेनी ताल है हमारा, लिंगा ताल है हमारा, आछरी ताल है हमारा, होमकुंड है हमारा, रूपकुंड है। ये सब परीक्षाओं में दे रखे हैं। लेकिन अगर आपसे दो ताल बताता हूँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक हो जाएगा भेगे ताल। अगर पूछा जाता है कि भेगे ताल कहाँ है तो भेगे ताल भी हमारा कहाँ है, चमोली में दे रखा है। और अगर पूछा जाता है कि ब्राह्मी ताल कहाँ है तो ब्राह्मी ताल भी हमारा कहाँ दे रखा है, हमारा चमोली में दे रखा है। तो आपको ये दोनों ताल अच्छे से याद कर लेने हैं। तो अगला ऑप्शन दे रखा है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में हमारे ज़्यादा ताल देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक जो हमारे मेन ताल है यहाँ घमुरी ताल। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा घमुरी ताल कहाँ पर है तो घमुरी ताल भी हमारे कहाँ पर दे रखा है, पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है। दोस्तों 4 स्टार लगा दीजिए, 5 स्टार लगा दीजिए। क्या पता आपको आगामी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चित्रशिला हो गया। अब हम कालसी शिलालेख के बारे में हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालसी कहाँ पे है। तो कालसी हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में हमारा जौनसार बाबर के पास हमारा कालसी नामक स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कालसी कौन सी नदियों के संगम पर स्थित, तो कालसी हमारा टॉन्स और हम यमुना नदी के संगम पर हमारा कालसी बसा हुआ है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। तो जो हमारा कालसी इसलिए फेमस है, कालसी से हमारा अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? हमारा अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाता है कि कालसी से क्यों फेमस है तो कालसी से हमारा अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है, 257 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। ये भी नोट कर लीजिए। और कौन सी लिपि प्राप्त हुआ है? ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है। और वहाँ पे हमारे भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। तो कहीं कि आपको ये हमारा पाली भी दिया है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा शिलालेख मिला उसमें साफ लिखा गया है कि अशोक कालीन शिलालेख में हमारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो हमारा अशोक कालीन शिलालेख था इसकी खोज हमारे 1860 में हुई थी, हमारा फॉरेस्ट नामक एक अधिकारी ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कालसी में शिलालेख की खोज किसने की थी तो हमारे फॉरेस्ट नामक एक अधिकारी ने की थी। तो जो हमारा अशोक कालीन शिलालेख है उसमें अशोक ने यह घोषणा किया है कि उसने हर स्थान पर मनुष्य और व्यक्तियों के लिए हमारे रहने की व्यवस्था कर दी गई है। और उसने हमारा जो भी व्यक्ति है उनसे वो हमारा हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात भी इसी शिलालेख में कही गई है। और इन्हें अशोक ने इस शिलालेख में हो जाएगा जो उस क्षेत्र के निवासी थे उनके लिए हमारा पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे अशोक कालीन शिलालेख में अशोक ने हमारे किन के लिए हमारा पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया, जो इस क्षेत्र के निवासी थे उनके लिए पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया। और उस क्षेत्र के लिए हमारा अपरांत शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया? अपरांत शब्द का प्रयोग किया है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि अशोक कालीन शिलालेख में हमारा अशोक ने हमारे क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया और निवासियों के लिए हमारा पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो आपको इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिल गए होंगे। और कभी आपसे अगर पूछा जाता है कि जो चित्रशला है हमारा ये रानी बाग का भी हमारा नाम है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हमारा जो चित्रशिला है वो किसका प्राचीन नाम है, तो वो रानी बाग का प्राचीन नाम है। अगर पूछा जाता है कि ये स्थानीय भाषा में किसका नाम है, तो स्थानीय भाषा में कालसी शिलालेख का नाम है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होता है। तो मैं आपको इससे एक फैक्ट और बता देता हूँ। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा दीजिए। कभी आपसे पूछा जाता है कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो कालसी का प्राचीन नाम हमारा कालकूट और शुद्ध नगर है। क्या है दोस्तों, हमारा कालकूट और शुद्ध नगर है। दो नाम को याद रखने। अगर आपसे पूछा जाता है कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है, तो हमारा कालकूट और शुद्ध नगर है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिल गई होगी। हमने इस क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप पर्व कर लेना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे। आप जो भी इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ेगा नहीं, वो अलका या नंद कांड ठीक करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है। तो जिसने हमारे परीक्षा वाणी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा स्वर्ग में इंद्र का उपवन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि फूलों घाटी को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा जाता है, तो अलका और नंद का टिक करके नहीं आना है। स्वर्ग में इंद्र का उपवन इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आप 4-5 स्टार जितने लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है कि यूपीएससी आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला है कि फूलों की घाटी को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा जाता है, तो उस टाइम आप अलका और नंद का टिक करके मत आना। इस वीडियो को याद करना। और अब मैंने क्या पढ़ाया था कि स्वर्ग में इंद्र का उपवन पढ़ाया था, तो आप इसे टिक करके आना। तो मैं आपको अब थोड़ा फूलों की घाटी के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम तो फूलों की घाटी खोज हमारे 1931 में हमारे एक फ्रैंक स्माइथ नामक अंग्रेज थे, उन्होंने हमारा ये फूलों घाटी की खोज की थी। और उनकी एक पुस्तक थी हमारा द वैली ऑफ फ्लावर में, उन्होंने इसके बारे में बताया था। कौन सी पुस्तक दोस्तों, द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे फूलों की घाटी और किन 2 पर्वतों के बीच है, जो फूलों की घाटी हम नर और गंधमादन पर्वतों के बीच है। कौन से पर्वतों के बीच है दोस्तों, नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच है। और जो फूलों की घाटी हमारे चमोली में पड़ती है। और जो हमारा ये फूलों की घाटी ये हमारे समुद्र तल से ये हमारा 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके मध्य में हमारी पुष्पावती नदी बहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से हमारी पुष्पावती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों, पुष्पावती नदी बहती है। और जो हमारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1982 में बनाया गया था। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 87.50 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे छोटा उद्यान है। हमारे 6 उद्यान है हमारे उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से छोटा हो जाए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमारा 87.50 है। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि इस घाटी में फूलों के खिलने का समय क्या होता है, तो इस घाटी में तो फूलों के खिलने का समय हमारा होता है जुलाई से अक्टूबर दे रखा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी में हमारे फूलों खिलने का समय क्या होता है, तो वो जुलाई से अक्टूबर होता है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फूलों की घाटी को हमारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समय कब घोषित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2005 को हमारा फूलों की घाटी को हमारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसमें 4 स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी को हमारे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो हमारा 14 जुलाई 2005 को इसको हमारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हमारे फूलों की घाटी की तुलना किससे की जाती है, तो फूलों की घाटी की तुलना हमारा आइलैंड में एक पुष्प बागान है, वहाँ से इसकी तुलना की जाती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे
फूलों की घाटी की तुलना किससे की जाती है, तो एक आइलैंड में एक पुष्प बागान है, वहाँ पर हमारा उसकी तुलना हमारे फूलों की घाटी से की जाती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि 1939 में हमारी एक मार्गरेट लेग नामक एक अंग्रेज अधिकारी हमारी यहाँ पे फूलों की घाटी में आई थी। तो वो यहाँ पे क्या कर रही थी, इन प्रजातियों का अध्ययन कर रही थी। तो उसके एक चट्टान से यहाँ फिसलने के कारण उसकी यहाँ मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी में हमारे किसके फिसलने से मृत्यु हुई थी, तो ये मार्गरेट लेग थी, उनके यहाँ पे फिसलने से मृत्यु भी हो जाती है। अब मैं आपको कुछ फूलों की घाटी का नाम बताता हूँ जो हमारे पूछे भी जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी का अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम हमारे बैकफुट भी हमारे इसका एक नाम मिलता है। उसके बाद हमारा भ्यूडार इसका एक नाम मिलता है, गंधमादन भी मिलता है, पुष्पावली मिलता है, एवं फ्रैंक स्मिथ घाटी भी मिलता है, और पुष्पावली मिलता है, और गंगा पार्क भी इसका नाम मिलता है। और कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी को हमारा स्कंदन पुराण के केदार खंड में क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि स्कंदन पुराण केदार खंड में फूलों की घाटी को नंदकानन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कालिदास के मेघदूतम में हमारे फूलों की घाटी को क्या कहा गया, तो मेघदूतम में फूलों की घाटी को अलका कहा जाता है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि महाभारत के वन पर्व में फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वर्ग में इंद्र का उपवन होना चाहिए। उस समय अलका और नंदकांड को टिक करके मत आना। तो मैंने आपको फूलों की घाटी से इन सारे फैक्ट बता दिए, तो आप इन फैक्ट को जल्दी याद भी कर लेना और अपनी कॉपी नोट भी कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सुगमयता वाला ग्लेशियर कौन सा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सुगमयता क्या होता है, कि जहाँ जाना बिल्कुल आसान होता है और जहाँ जाने हमें कठिनाई नहीं होती है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा पिंडारी ग्लेशियर होगा। तो पिंडारी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में पड़ता है, और यहाँ जाने का जो मार्ग है बिल्कुल आसान है, और यहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, तो पिंडारी ग्लेशियर होगा, हमारा बागेश्वर में पड़ता है, और ये हमारा सबसे सुगमता वाला ग्लेशियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहुँचना आसान है। और जो अगला ग्लेशियर है हमारा मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर हमारा कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है मिलम ग्लेशियर, और ये हमारा शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तीसरा हमारा मिलम ग्लेशियर। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो उसमें मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। तो मिलम ग्लेशियर हमारे पिथौरागढ़ में, और ये जो यहाँ जाने का मार्ग हो जाए, यहाँ जाने का मार्ग बहुत दुर्गम है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो मिलम ग्लेशियर में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो मार्ग है वो बिल्कुल दुर्गम है। तो जो अगला ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर हमारे उत्तरकाशी में पड़ता है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। और जो हमारा कीर्ति ग्लेशियर है, ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इन सारे फैक्ट मिल गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है क्या पता यूपीएससी आपसे आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हमारा स्वामी सत्यदेव के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर हम महात्मा गांधी टिक करके मत आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी सत्यदेव के द्वारा ही कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट भी कहा गया था। तो हम थोड़ा कुली बेगार के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुली बेगार प्रथा क्या होती है। तो कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड में हमारे बहुत पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जब 1815 में हमारा उत्तराखंड में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो उसके बाद कुली प्रथा के द्वारा ही हमारा उत्तराखंड के लोगों पे अत्याचार बढ़ने लगता है। तो जो हमारा कुली बेगार प्रथा होती है 3 प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा हमारे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी कुली उतार। तो कुली उतार में क्या होता है कि जब गांव के लोग हमारा स्वयं उतरकर सड़कों पर कार्य करते थे, तो उसे हमारा कुली उतार कहा जाता है। और दूसरा आता है हमारा कुली बेगार। तो कुली बेगार में क्या होता है कि जब कोई ब्रिटिश अधिकारी हमारे एक गांव से दूसरे गांव हमारा भ्रमण करने जाता था, तो वहाँ के लोगों के द्वारा उनका सामान हमारे फ्री में ढोना पड़ता था, तो उसे ही हमारा कुली बेगार कहा गया है। अब तीसरा आता है हमारा कुली बर्दार। तो कुली बर्दार में क्या होता है कि जब कोई हमारा अंग्रेजी अधिकारी था, उसके साथ जो कर्मचारी होते थे वो किसी गाँव में रहने के लिए जाते थे, तो वहाँ के गाँव के लोगों के लिए उन्हें फ्री में खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो उसे ही हमारा कुली बर्दाश्त कहा जाता था।
तो ये कुली बेगार प्रथा को लेकर उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन लोगों ने किए। तो इसका मैं एक अलग टॉपिक बताऊंगा जिसमें मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इसमें हम खाली फैक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें खाली हम फैक्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसका अंत हमारा 13-14 जनवरी 1921 को हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा का उत्तराखंड से अंत कब हुआ था, तो 13-14 जनवरी 1921 को हमारा बागेश्वर में हमारा सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर हमारा इसका अंत किया गया था। और उस टाइम हमारा क्या बात है, सरयू नदी के तट पर एक सभा का आयोजन हुआ। वहाँ पे बद्र पांडे जी हो जाएंगे, चिरंजीव लाल जी और हरगोविंद पंत जी इस सभा का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे लोगों से हमारे शपथ दिलाया गया कि अब कभी हम कुली नहीं बनेंगे और कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। उत्तरायणी मेले के अवसर पर हुआ था और सरयू नदी के किनारे पर हुआ था। बागेश्वर में इसका अंत कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति किसने कहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी के द्वारा हमारा कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति कहा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आंदोलन हुआ था इसमें कोई हमारा गोली नहीं चली थी, कोई खून नहीं बहा था। तो महात्मा गांधी के द्वारा हमारा कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति भी कहा गया था। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था, तो कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट हमारे स्वामी सत्यदेव के द्वारा कहा गया था। आपको हमेशा 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं दोस्तों। क्वेश्चन हो जाएगा कि परशुराम गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राम गंगा को हमारा परशुराम गंगा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी को हमारा परशुराम गंगा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम गंगा हो जाएगा। तो जो मंदाकिनी दे रखा, तो मंदाकिनी को हमारा रामचरितमानस में सूर्यसरी की धारा भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा फैक्ट याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि रामचरितमानस में किस नदी को हमारा सूर्यसरी की धारा कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी को हमारा सूर्यसरी की धारा भी कहा गया। मंदाकिनी नदी हो जाए। मंदाकिनी का जो जल होता है हमारा गढ़वाल में अपवित्र माना जाता है और इसके जल को हमारा देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल में किस नदी का जल हमारे देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो उसका आंसर होगा मंदाकिनी हो जाएगा। और अगर कुमाऊं में पूछा जाता है, कुमाऊं में हमारे काली नदी का जल भी हमारे देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। और जो अगली नदी दे रखी है हमारे कोसी नदी दे रखी है, तो कोसी नदी को हमारा कुमाऊं में धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं में किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा कोसी नदी को कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन किसने किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा बसंत कुमार जोशी के द्वारा हमारा कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन किया गया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1922 में हमारा अल्मोड़ा से हमारा जिला समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। और जिले समाचार पत्र को हमारा डिस्ट्रिक्ट समाचार पत्र भी कहा जाता है। और जो ये हमारा पत्र था ये आगे चलकर 1925 में हमारा कुमाऊं कुमुद के नाम से छपने लगा। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन कब हुआ, तो 1925 में हुआ था। और इससे पहले हमारा 1922 में जिला समाचार पत्र या डिस्ट्रिक्ट समाचार पत्र निकला था, वही पता आगे चलकर 1925 में हमारा कुमाऊं कुमुद के नाम से प्रकाशन होने लगा। तो ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। तो जो संपादक की बात की जाती है, तो संपादक के हमारे 3 नाम मिलते हैं। तो पहला नाम तो हमारा बसंत कुमार जोशी जी का मिलता है, और दूसरा नाम हमारा पूर्णचंद का भी मिलता है, और तीसरा नाम हमारा प्रेम वल्लभ जोशी का भी मिलता है। तो जो भी आपके हमारे एग्जाम में जो भी ऑप्शन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक करना। अगर बसंत कुमार जोशी ठीक है, नहीं तो पूर्णचंद भी आ सकता है और प्रेम वल्लभ जोशी भी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कुमाऊं कुमुद का पहला अंक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, जिसका शीर्षक था हमारा स्वतंत्रता की चाहता। और जो इसका जो हमारा अगला अंक हमारा 1943 में हमारा प्रकाशित हुआ था, जो उसका हमारा शीर्षक था वो था हमारा फासिज्म का दिवाला था। और उसमें कहते हुए उन्होंने कहा था कि हिटलरिज्म अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा, हंसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा कि ये किसने कहा था कि हिटलरिज्म अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा, हंसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा। ये हमारे कुमाऊं कुमुद के 1943 के अंक में प्रकाशित किया गया था। तो आपको कुमाऊं कुमुद का इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रांचल देव के उत्तराखंड पे शासन की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से मिलती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रांचल देव के उत्तराखंड में शासन की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। और इसमें इसकी तिथि हमारा 1223 दी गई। तो 1223 में हमारा क्रांचल देव ने हमारा उत्तराखंड पर हमारा
शासन की जानकारी मिलती है। और जो हमारा गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें हमारे शंख लिपि का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, हमारा शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इन सारे फैक्ट याद रखने हैं। और जो हमारा अगला देर का ये कालसे अभिलेख, तो कालसे अभिलेख के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले ही आपको अपनी वीडियो में बताया, आप उसे जाकर चेक कर लेना। और जो अगला अभिलेख है वो है दिग्गास अभिलेख। तो दिग्गास अभिलेख हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जो हमारे कुमाऊं भाषा का विकास हुआ था हमारे दिग्गास अभिलेख से हुआ था। दिग्गास अभिलेख हमारे पिथौरागढ़ से मिला है। और एक इसका अभिलेख हो जाएगा श्यामचंद्र नेगी का अभिलेख है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दिग्गास अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, तो पिथौरागढ़ से हो जाएगा। और यहीं से हमारा कुमाऊनी भाषा का विकास भी हुआ था और श्यामचंद्र नेगी ने इसका हमारा खोजकर्ता माना जाता है। खंड में सर्वप्रथम मुंसिफ का पद का गठन किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेल साहब के समय ही हमारा मुंसिफ का पद बनाया गया था और 1829 में हमारा मुंसिफ का पद बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट में 4-5 स्टार लगा दीजिए। क्या पता यूनिवर्सिटी आपसे आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे कि मुंसिफ का पद कब बनाया गया था और किस कमिश्नर काल में बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा 1829 और ट्रेल साहब के समय ही बनाया गया था। और ट्रेल साहब के बारे में आपको 2 फैक्ट बताता हूँ कि ट्रेल साहब के समय ही हमारा जेलों की स्थापना की गई थी। हमारा 1816 में हमारा ट्रेल साहब ने हमारा अल्मोड़ा में हमारा जेल की स्थापना की गई थी और 1821 में इन्होंने हमारा पौड़ी में भी हमारा जेल की स्थापना की गई। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं कि हमारे पौड़ी में जेल की स्थापना कब हुई थी, 1821 में हुई थी और अल्मोड़ा में हमारा 1816 में हुई थी, वो भी हमारे ट्रेल साहब के द्वारा ही की गई थी। और वैसे ट्रेल साहब के बारे में बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको जो कमिश्नर की वीडियो पढ़ाई है उसमें मैंने आपको सारे फैक्ट बताएं, अच्छे से बताएं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। और जिन भी भाई लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ जाकर जरूर देखें और ट्रेल के बारे में अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तराखंड में पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुंदर लाल बहुगुणा को कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना समझना क्या पूछा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण गांधी किसे कहा जाता है, तो सुंदर लाल बहुगुणा को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडौनी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देवकी नंदन पांडे को हमारा कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो हमारा पहाड़ का गांधी हमारा जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं कौन कौन से गांधी किसे कहा जाता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण गांधी किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। और कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है, कुमाऊं का गांधी हमारे देवकी नंदन पांडे को कहा जाता है। तो आपको चारों को अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना और क्वेश्चन पढ़ना है कि हमारे पेपर में क्या पूछा। इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और जो भी उससे महत्वपूर्ण फैक्ट बनने थे मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे। तो आपका काम बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया उन्हें अपने कॉपी में अच्छे नोट कीजिए, जिससे कि अगर आगामी परीक्षाओं में इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे गलत करके नहीं आओगे। और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी, फौज गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।